लोकसभा चुनावों को लेकर बीजेपी ने तैयारियां तेज कर दी हैं। सोमवार को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संकल्प पत्र सुझाव अभियान की शुरुआत की और विकसित भारत मोदी की गारंटी रथ को हरी झंडी दिखाई। नमस्कार, वक्त है प्रश्नकाल का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। इस एक अभियान के जरिए बीजेपी ने दरअसल एक तीर से कई निशाने चले। एक तो प्रचार, दूसरा सुझाव मांगने के जरिए लोकल कनेक्ट। पर यही लोकल कनेक्ट राहुल गांधी भी कर रहे हैं। बीजेपी मैनिफेस्टो सुझावों के जरिए बनाएगी, उधर राहुल इलाका देख वादा ठोक दे रहे हैं। मतलब एक तरफ रणनीति है जो जंग जिताती है और दूसरी तरफ हाथ पैर मारने की कवायद जो तैरना सिखा भी सकती है और डुबा भी सकती है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। अटल खंडेलवाल जी बीजेपी की ओर से मेरे साथ हैं, भीमराज जाखड़ जी कांग्रेस की ओर से मेरे साथ हैं और कमल टाक जी राजनीतिक विश्लेषक है। आप सभी का स्वागत है समाचार प्लस पर। कमल टाक जी, आपसे शुरुआत करना चाहता हूं मैं। देखिए, एक तरफ हमें रणनीति समझ में आ रही है, चूंकि दिख रही है, चूंकि जमीन पर अमली जामा भी उसको पहनाया जा रहा है। दूसरी तरफ अगर मैं कांग्रेस की बात करूं तो अव्वल तो नॉन पॉलिटिकल कहकर वो यात्रा शुरू की गई और उसके बाद अगर वो किसी रणनीति के तहत निकाली गई होगी तो वो रणनीति समझ में नहीं आ रही और वो रणनीति पूरी हो भी रही है कि नहीं वो भी समझ में नहीं आ रहा है। कमल जी। देखिए, जहां तक कांग्रेस की यात्रा का सवाल है, वो डेफिनेटली एक रणनीति तो है ही कि जनता से कनेक्ट बनाना है और फिर उसे वोट में तब्दील करना है। लेकिन जहां तक रही बात समय की, उस समय अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक समय होता है, जब पिछली यात्रा निकली थी तो वो एक समय था और उसको फिर कंटिन्यू करना चाहिए था, उसके ब्रेक की जरूरत नहीं थी और वो यात्रा कंटिन्यू हो सकती थी। उसके तरीके जैसे अभी बदले जा सकते थे, लेकिन उसके कुछ गैप के शायद एक महीने के बाद ही वो शुरू की जा सकती थी। आप जो है वो एक अच्छे तरीके से हम कह सकते हैं कि जस्ट अ मिनट सर जी, सॉरी। मेरी आवाज आ रही है? सॉरी, बिल्कुल बिल्कुल कंटिन्यू करें। मेरी आवाज मिल रही है ना आपको? जहां तक रही बात कमल जी, मेरी आवाज मिल रही है ना आपको? पीसीआर एक बार फिर से आप इनसे मुझे जोड़िएगा। हाँ, तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि जहां तक समय की बात है तो समय अभी सही नहीं। समय ऐसा है जब आपको ड्राइंग रूम में, मतलब बोर्ड रूम में बैठ के हर चीज की रणनीति बनानी होती है। अभी आप यात्रा अपने अलग अलग तरीके से कार्यकर्ताओं को लगा के करा सकते हैं, लेकिन अभी आपको कमान संभालने के लिए खुद बोर्ड रूम में बैठना होता है। तो यहाँ समस्या ये आ रही है कि जो बोर्ड रूम में बैठने वाली बात है वो ही अटक गई है और वो निकल गए यात्रा पे। एक इंटरेस्टिंग सिनेरियो में क्रिएट कर रहा हूं। कमल जी, अगर मेरी आवाज आपको मिल रही हो तो मैं ये कह रहा हूं, नहीं कमल जी मेरी आवाज नहीं जा रही है। पीसीआर एक बार उनसे मुझे दोबारा कनेक्ट करें। तब तक मैं अटल खंडेलवाल जी मैं आपके पास आ रहा हूं। अटल जी, आज जब ये बोला गया कि भाई हम रथ रवाना कर रहे हैं जो हमारी उपलब्धियों को बताएगा, तो मुझे न जाने क्यों शाइनिंग इंडिया की याद आई। एक वक्त ऐसा ही प्रयास अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था। अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर काम अपने आप में बोल रहा हो तो रथों को रवाना कर उन कामों को बताने की जरूरत नहीं पड़ रही होती। देखिए स्वप्निल जी, बात ये है कि भारत एक बहुत बड़ा देश है और इतने बड़े देश के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारी सरकार द्वारा जनता के लिए की गई। किसी स्टेट में कोई एक्टिविटी, कहीं कोई, बहुत सारी समग्र भी हुई और इन सबको लोगों तक पहुंचाना ये जिम्मेदारी भी बनती है और जिम्मेदारी के साथ साथ लोकतंत्र के अंदर ये भी सुनिश्चित किया जाता है कि जीत एक महत्वपूर्ण अंग है। तो जो ये यात्रा है, ये एक तो जनता की सरकार जनता के लिए, तो वहां से सजेशन लेने के लिए ये रथ यात्रा निकाल रहे कि संकल्प पत्र तैयार हो सके। लोग क्या सजेशन देंगे? देखिए, बहुत सारी जगह मान लो कि 9 पता है और 1 नहीं पता, और वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है। फेलियर है।
फेलियर कभी भी नहीं होता। बात अगर एक वो इम्पोर्टेंट बात अगर छूट गई है, देखिए आप है ना, जब आप बहुत सारे इतिहास में जाओगे तो बहुत ऐसे डिस्कशन हुए हैं, या आप बहुत सारी जगह अगर आप इंटेलेक्चुअल तरीके से बैठते हो तो बहुत पास रखी हुई चीज कई बार अपने आपको नहीं पता चल रही होती है और आप बहुत सारी दूसरी चीजें भी कर रहे होते हो, तो उसमें अच्छा नहीं होगा कि लोगों के द्वारा चुनी जाने वाली सरकार लोगों की समस्याओं को भी पता कर ले और उसके लिए संकल्प पत्र में उस बात को ऐड कर ले। मुझे थोड़ा सा समझाने की कोशिश कीजिए, मैं भी समझने की कोशिश करूंगा। मेनली तो आप 370 गिनाएंगे, राम मंदिर बताएंगे, ट्रिपल तलाक गिनाएंगे, कुछ वो जो प्रधानमंत्री आवास योजना है वो बता लेंगे, शौचालय गिना लेंगे, आप सिलेंडर गिना लेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा हुआ तो आप एक दो बातें और लखपति दीदी का वादा गिना सकते हैं। दैट्स इट। आप नहीं गिनाने वाले, महंगाई नहीं गिना पाएंगे। नहीं ऐसे नहीं स्वप्निल जी, करीब करीब 67 से ज्यादा योजनाएं हैं जो आपको मेरे को भी बहुत सारी योजनाओं का नहीं पता होगा और वो जनहित की हैं, लोक कल्याणकारी है, तो वो भी हम गिनाएंगे, वो भी हम बताएंगे। और रही बात बीजेपी की, तो देखिए हम लोगों का जो पर ये अभियान अगर खुद में बोल रहे होते अटल जी, अगर ये अभियान अगर खुद में बोल रहे होते, ये योजनाएं अगर खुद में बोल रही होती, तो आप विश्वास मानिए मुझे नहीं लगता कि आपको एक्स्ट्रा प्रचार की जरूरत पड़ती, रथों को रवाना करने की जरूरत पड़ती। भाई ये रथ भी तो उतने ही महंगा पेट्रोल डलवाएंगे हर राज्यों में जितने का पेट्रोल आ रहा है। स्वप्निल जी एक बात बताइए आप तो, कि आपकी बहुत अच्छी तैयारी है, फिर भी लास्ट मोमेंट पे आप और एक्स्ट्रा तैयारी लेकर चलते हैं ना, या नहीं ये पढ़ते हैं, हम रिवीजन करते हैं, तो रिवीजन उन चीजों का करते हैं जिसमें हम कमजोर हैं, उन चीजों का नहीं जिसमें हम बेहतर हैं। देखिए अगर एग्जाम दिया है तो आप एक बार देख ही लेते हैं कि एक बार रहना सभी चैप्टरों को देख लें। चलिए ठीक है, तो ये सभी की रणनीति। आपका पॉइंट आ गया। भीमराज जी मैं आपके पास आ रहा हूं। भीमराज जी, राहुल गांधी भी लोकल कनेक्ट ही कर रहे हैं जो बीजेपी अभी करने वाली है, लेकिन ये ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है। विधानसभा चुनावों में इस चीज को वो ऑलरेडी अप्लाई करके देख चुकी है। ये ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है, और आपका ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला जो है वो राहुल की यात्रा है, जो आपको बहुत ज्यादा फायदा नहीं दे पाई। आप दोबारा उसी यात्रा के भरोसे पर है। कोई रणनीति है आपके पास? स्वप्निल जी, मैं अभी अटल जी की बात सुन रहा था, और हमारी रणनीति हमारे पास है, और वो जब समय आएगा हम उजागर कर देंगे। कुछ बातें ऐसी तो मीडिया प्लेटफॉर्म पे नहीं बताई जाती। ठीक है, बढ़िया है। ठीक है, वो बता। ठीक है, मैं एक बात कहना चाहूंगा। एक शायर है, शायर को मैं कहना चाहता हूँ कि मेरा जमीर मेरा एतबार बोलता है, मेरी जुबान से परखर दिगार बोलता है, साहब और कुछ तो उसे आता नहीं है। वो झूठ बड़ा शानदार बोलता है। तो मोदी जी झूठ बहुत शानदार बोल रहे हैं जनता के लिए। यदि काम किए होते तो आज वो लोगों के जनता जनार्दन की बात करें, रथ यात्रा निकाले। मैं कह रहा हूँ रथ यात्रा निकालने की जरूरत का है। आपके पे सुन रहा था, आज अग्निवीर के लोग परेशान है, वो वहीं दिल्ली में बैठे हैं। आप जाइए ना, जनता ही तो है वो देश की। आप जाइए ना, किसान दिल्ली आना चाह रहे हैं। हमारे समय में अन्ना हजारे आंदोलन चला था, बोले दिल्ली आएंगे, रामलीला बता दिया था। आप देख लीजिए, आपको बता देंगे 10 करोड़ 70 लाख मजदूरों को आपने निकाला है, नरेगा मजदूरों को, जिनकी रोजी रोटी छीन ली। आप उनसे जाइए ना, वो आपको रथ यात्रा की जरूरत ही कहाँ है? आप नहीं करोगे। आप अब मेरी बात सुनिए, अब इतने साल पिछले 18 से 19 महीनों में $40 कच्चा तेल सस्ता होगा, महंगाई की मार हो रही। आप कर दीजिए ना, काम जरूरत है मेरे को, मुझे तो समझ में नहीं आ रही। आप कह रहे हो। भीमराज जी एक बात पूछूं, अभी 2022 एक सेकंड बात कहना चाह रहा हूँ। 2022-23 के अंदर 22% इंपोर्ट बढ़ गया चाइना। आप बाइकाट चाइना की बात कर रहे हो। भारत के 700 एकड़ जमीन पर नेपाल ने कब्जा कर लिया है। ये दैनिक भास्कर की कटिंग है, समाचार पत्र की। मैं माफ करना, मैं बता रहा हूँ। दूसरी बात बता रहा हूँ, इन्होंने बांग्लादेश की फेसिंग की। 260 गांव स्वप्निल जी इस बात का दर्द झेल रहे हैं। ठीक है, ये समाचार पत्र कह रहे हैं, मैं नहीं करा। आप उनका हल कीजिए ना, जरूर। लेकिन भीमराज जी अब आपको एक सवाल लेना पड़ेगा। मैंने आपकी बात को सुना, अब आपको एक सवाल लेना पड़ेगा। एक सेकंड आप सुनिए ना सर, भीमराज जी प्लीज जवाब, एक सवाल ले लो। डीयू के अंदर आपने जो सबसे पहले कहा, मैं उसी पॉइंट पर आता हूँ। अग्निवीर को लेकर युवा दिल्ली में बैठे, करेक्ट है ना? किसान आंदोलन सभी जान रहे हैं, मजदूर परेशान है, आप भी कह रहे हैं। अब इन तीनों इश्यूज में से मुझे कांग्रेस का एक ऐसा आंदोलन बता दीजिए जो आपने इन तीनों में से किसी एक इश्यू पर किया हो, जिसमें आपने देश की रफ्तार रोक दी हो, जिसमें आपने सत्ता को झुकाने पर मजबूर कर दिया हो। एक आंदोलन बता दीजिए। एक सेकंड आज एक बात बताओ कि जो आदमी बैठा हुआ नहीं दिख रहा, वो खड़ा ज्यादा दिखेगा क्या? अरे सर, अगर आप आंदोलन नहीं करेंगे तो लोग आपसे कनेक्ट कैसे करेंगे? राहुल गांधी लाख घूमते रहे भाई। एक सेकंड मेरी बात सुनो। राहुल गांधी मेरी बात सुनो, अग्निवीर से मिल के आए।
मैं कह रहा हूँ राहुल गांधी लाख घूमते रहे, इनसे कनेक्ट तो आप तब करेंगे जब आप इनके साथ खड़े नजर आएंगे। वीरा जी कौन सी रणनीति अपना रहे हैं आप? वो वाली जिसमें बीरबल ने पेड़ पर खिचड़ी लटकाकर नीचे आग लगाई हुई थी, कौन सी रणनीति अपना रहे हैं आप भाई? नहीं सर जी, जनता खुद देख रही है ना। जो एक बात बताइए, जनता से जनार्दन से कोई बड़ा थोड़ी है। अभी ये कह रहे थे जाइए ना जनता के पास सर, अग्निवीर वाले युवाओं को, इसीलिए तो मैंने आपसे पूछा आप एक आंदोलन गिना दें इन तीनों इश्यूज पर जिसमें आपने सत्ता को झुकने पर मजबूर कर दिया हो। आकलन नहीं कर पा रहे, इसलिए जान रहे इनको जिस दिन पता चल जाए। इन्होंने अग्निवीर की घोषणा दी, पूरे हिंदुस्तान में हर विधानसभा पे कांग्रेस ने प्रदर्शन किया था, काफी अग्निवीर को वापस लीजिए, आप जवानों की पीठ पे छुरा घोंप रहे हो। कौन हिला? और दूसरा मैं कहना चाहता हूँ 25 लाख जो भर्तियां खाली सीटें खाली पड़ी है, उनका कुछ कीजिए। ठीक है। दूसरी बात मैं कर रहा हूँ, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, आगे भी परेशान हो मैं आगे भी आऊंगा भीमराज भाई, मैं एक राउंड के लिए और आपके पास आऊंगा, उससे पहले मैं आप कमल ठाकुर जी को शामिल कर लूं। एक सेकंड आयुष्मान कार्ड योजना लेके आए थे, ठीक है। 36 करोड़ लोगों को इन्होंने पत्र माना, जिसमें 3 करोड़ लोगों के कार्ड बने, 1 करोड़ 45 लाख तो यूपी के हैं। ठीक है, कौन सा इलाज देने चाह रहे हो? ठीक है भीमराज भाई, अब मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूँ। कमल टांग जी के पास मैं जाना चाहता हूँ। शुरुआती बातचीत तकनीकी कारणों से थोड़ी सी अधूरी रह गई थी। कमल टांग जी, आप ये कह रहे थे कि राहुल गांधी को ड्राइंग बोर्ड पर बैठना चाहिए और अपने गेम को रीडिजाइन करना चाहिए, या पार्टी के गेम को डिजाइन करना चाहिए, या रीडिजाइन करना चाहिए। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, हो तो ये भी सकता है कि थिंक टैंक वो हो ही ना, थिंक टैंक तो दूसरे चेहरे हैं जो बैठे हुए हैं और राहुल गांधी अपने कवायदों में लगे हुए हैं। आप उनको थिंक टैंक का हिस्सा मानकर चल रहे हैं कमल भाई? देखिए, जहां तक बात आप कह रहे हैं कि वो थिंक टैंक का हिस्सा नहीं है, लेकिन जितने भी थिंक टैंक हैं, उन थिंक टैंक के जितने भी अगर कोई फॉर्मूले निकल रहे हैं तो उनको फाइनल करने वाले व्यक्ति वही हैं। हाँ। तो जो फाइनल करने वाला व्यक्ति है उसका वहां पर मौजूद रहना बहुत जरूरी होता है, और इवन उसको कई तरह की चीजों के अलग अलग आयाम को भी एनालिसिस करना होता है। ये एक समय है जहां पर आपकी स्ट्रेटेजी के हर पहलू पर एक गहन चिंतन और मनन करके उसकी डिजाइन तय की जाती है। थिंक टैंक आपको 4 आइडिया दे सकता है, लेकिन 4 में से सेलेक्ट कौन सा करना है वो लीडर को ही तय करना होता है। तो इस समय आपकी बहुत जरूरत होती है ये सब चीजें करने की। पर वो तो उसके अलावा बाकी का बाय डिफेक्टो राहुल हुए, लेकिन ऑन पेपर्स तो मल्लिकार्जुन खड़गे हुए। अब देखिए, ये तो सब जानते हैं कि कौन किस तरीके से ले रहा है। आप खुद देख सकते हैं कि निर्णय लेने में उनकी भूमिका कितनी। तो ऐसे मामले में हम ये नहीं कह सकते कि उनके बिना कुछ हो सकता है। उनके खड़गे जी के पास जाएंगे तो कहेंगे कि मुकुल वासनिक से मिल लो, मुकुल वासनिक से के पास जाएंगे तो कहेंगे राहुल गांधी जी से मिल लो। ये सब चलता रहता है, और नो डाउट ये है कि ये एक सर्कल जो है उस वजह से निर्णय लेने में भी शायद होता हो देरी होती है, लेकिन निर्णय में बिना राहुल गांधी जी की अनुमति के कुछ हो ही नहीं सकेगा, ये तो तय है। हाँ, ठीक है। तो ऐसी सूरत में उनका बोर्ड के अंदर बैठ के और हर रणनीति पर गहन चिंतन करके और फिर फाइनल करना ये बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अभी नहीं है समय यात्रा। अभी आप लोगों को भेज सकते हैं, कार्यकर्ताओं को मोटिवेट कर सकते हैं, उनको अलग अलग जगह जाकर आप बूस्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी तो कार्यकर्ता जान फूकेंगे। आप अपने आप में कुछ नहीं कर सकता, अकेला चना भाट नहीं बोल सकता, उनको ही पूरे के पूरे कार्यकर्ताओं को इतना चैनलाइज करना होगा कि तो आपकी बात को 100 गुना तेजी से पहुंचा सके। लेकिन क्या ये सक्सेस नहीं है? क्या ये सक्सेस नहीं है कि यात्रा को आगे बढ़ाते बढ़ाते गठबंधन में जो गांठ थी वो धीरे धीरे खुलती हुई महसूस हो रही है? ये भी तो इस यात्रा का एक रेसिड्यू है, पॉजिटिव रेसिड्यू। नहीं, गांठ खुल रही है या बंद रही है, ये भी एक बड़ी बात है। अखिलेश यादव की आप यात्रा कर रहे हैं और यात्रा के अंदर नहीं, पर यात्रा के अंदर देखिए, सामने वाला जो विपक्ष है वो तो 24/7 इस बारे में सोचता है। और मैं ये कहता भी हूं, जैसे मान लीजिए कि आप ये कहना चाहते हैं कि साहब ये तो राम मंदिर की भी राजनीति करते हैं, ठीक है, तो जो राम मंदिर की राजनीति करते हैं वो 3 साल से लगे हुए हैं। उन्होंने एप्रोप्रिएट टाइम बनाया, उन्होंने उसकी व्यवस्था करी और चुनाव से पहले उसका काम करवा दिया। तो सोचो कि जो जीतने के लिए बैठे वो 3 साल पहले अपनी प्लानिंग करके बैठे, और यहाँ पर जो है वो प्लानिंग ही चल रही है कि 6 महीने पहले तो आप तय कर रहे हो जून में, और अब जो है वो दिख रहा है कि आप गठबंधन भी नहीं कर पा रहे हो, सीट शेयरिंग भी नहीं कर पा रहे हो। सीट शेयरिंग तो आपकी साल भर हो जानी चाहिए। ठीक है, अब मुद्दों के सिलेक्शन पर भी आ जाया जाए, मुद्दों के सिलेक्शन पर भी आ जाया जाए। अटल भाई, आप लोग देखिए,
आपने सुना भीमराज जाखड़ जी ने क्या क्या कहा, और वो इश्यूज हैं, ऐसा नहीं है कि वो नॉन इश्यूज हैं। आपको ये लगेगा कि भाई मेजॉरिटी में लोग सेटिस्फाइड हैं, उनको ये लगेगा कि मेजॉरिटी में लोग अनसेटिस्फाइड हैं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं वो इश्यूज तो हैं। आप लोग, मुझे कई बार ऐसा लगता है ना कि बीजेपी ज्यादा कॉन्फिडेंट इसलिए है क्योंकि सामने कांग्रेस है, इसे अन्यथा ना लेंगे कोई। मैं पहले इस बात का रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर कोई और या आपके जैसा ही विपक्ष होता तो इन इश्यूज पर बैंड बजा दी जाती सरकार की। देखिए स्वप्निल जी, ऐसा कभी भी नहीं है। ये देखा जाता है कि पार्टी का स्तंभ क्या है, आधार क्या है, वो अपने आधार से भटक तो नहीं रही है। क्या है? भारतीय जनता पार्टी नेशन फर्स्ट की बात करती है। नहीं, सच्चा देश प्रेमी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होगा। देखिए सुनिए, आपका आधार देश प्रेम है, मैं कह रहा हूं सच्चा देश प्रेमी कॉन्ट्रैक्ट पर होगा। बिल्कुल, हर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं। पहले आप कोई भी बात सोचते हो या करते हो तो आप देश को साथ में लेकर के और फिर विचार कर लो और फिर अच्छा उस कार्य को कर लो। एक अच्छा किसान ये कभी अपनी आय को दोगुना होता नहीं देखेगा। नहीं, सुनो देखो, एक अच्छा किसान क्या कभी अपनी आय को दोगुना होता नहीं देखेगा? देखिए, आप किसान की इतनी बात, भीमराज भाई, मैं आप ही के इश्यूज पर सवाल ले रहा हूँ दादा, थोड़ा तो मेरा साथ दें। ये क्या है भीमराज जी, मैं तो खुद आप ही के सवाल उठा रहा हूँ ना सर, और सर इनका नहीं, पर अटल भाई सवाल यह है कि क्या अच्छा किसान अभी भी अपनी आय दोगुनी होने का इंतजार करेगा? देखिए, अच्छा किसान अभी भी इंतजार करे कि उसे एमएसपी पर उसकी उपज मिल जाए? देखिए सुनिए, ये मुद्दे नहीं है स्वप्निल जी। पहले तो आप किसान या कोई भी वर्ग हो, मैं किसान की बात नहीं कर रहा, कोई भी वर्ग हो, उसकी समृद्धि करना ही इंपॉर्टेंट है। लोअर मिडिल क्लास की क्या समृद्धि हुई सर? क्या नहीं हुई बताओ? मिडिल क्लास की क्या 4 करोड़ आवास, सुनिए सर, 4 करोड़ आवास मिलना लोअर मिडिल क्लास को, स्पेसिफिक लोअर मिडिल क्लास। देखिए, लोअर मिडिल क्लास पहले 80 करोड़ से सीधा आप 45 करोड़ बाहर आ गया इस देश में से। अब तो 29 करोड़ भी नहीं बचा है पूरा सा, तो इसको नहीं मानोगे आप? अब ये देखिए स्वप्निल जी, बात ऐसे समझिए, ये जो 4 ट्रिलियन के आसपास की जो इकोनॉमी हुई है, वो बिना सारे लोगों के समूह के ट्रांजैक्शंस के ऐसा नहीं हो सकता था। ये जनधन खाते खोलना, ये विचार है। 2 मिनट अटल भाई, आप देखिए कुछ रंगीन तस्वीरें भीमराज भाई दिखा रहे हैं, क्या है सर, थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। ये 750 किसानों की है जो आपकी गुलामी के कारण है, और आप मैं माफ कीजिएगा, मैं 2 सेकंड भीमराज भाई, 2 सेकंड, मुझे नहीं पता था आप क्या तस्वीरें दिखा रहे हैं, इसलिए मैंने रंगीन तस्वीर कहा, मैं माफी मांगता हूँ। अब आप बोले क्या? आप नमस्ते ट्रम्प कर रहे थे आप लोग। ये लाशें गंगा नदी में तैर रही थी, माँ गंगा का लाल बन गए थे, और इन लाशों को कुत्ते नहीं होते थे। सुनिए स्वप्निल भाई, इनको कोरोना का अता पता नहीं है। कांग्रेस कोरोना का आज की तारीख में मैं तो बोल आपकी बात आ गई है अटल भाई, मैंने सुन लिया, शॉर्ट में बोल दीजिए, भीमराज जी आपके पास न रणनीति है न नेता है। ठीक है, आज की तारीख में ये स्थिति है कांग्रेस। अब भीमराज जी 2 सेकंड, भीमराज जी 2 सेकंड, भीमराज जी एक छोटा सा सवाल है मेरा, मैं ये नहीं कह रहा, नहीं 2 मिनट, जवाब देगी का कोरोनियल का दो मिनट, देखिए इन्हीं के गुलाम नबी आजाद ने कहा कि कांग्रेस का पतन भीमराज जी और दूसरा इनका परिवारवाद से हुआ है। नहीं 2 सेकंड, और ये जिस तरह इनका कंट्रोल मैकेनिज्म है, पर हम उस पॉइंट पर क्यों जा रहे हैं? यूपी के आप ही के एक दिग्गज है, उन्होंने भी तो बीजेपी को लेकर कुछ कहा, हम उस पर तो नहीं जाएंगे ना आप, नहीं तो वो तो साइडलाइन हो गए ना, पर हम उस पर नहीं जा रहे। 2 मिनट, हम उस पर नहीं जा, कोई किसी पे ठीक है अटल भाई, आपकी बात है। भीमराज जी मेरी बात को सुनिए और बहुत ध्यान से सुनिए। भीमराज जी मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए 2 सेकंड भीमराज जी, अब आप 2 मिनट एक भीमराज जी एक लंबी सांस लेकर मेरा सवाल सुनिए। क्या कमल भीमराज जी एक लंबी सांस लेकर मेरा छोटा सा सवाल सुनिए। प्रोवोकिंग से कोई लोग जीतते हैं? अटल जी रुकिए ना प्लीज, कमेंट नहीं करेंगे। भीमराज जी मेरी बात सुनिए, मैं कह रहा हूं किसान मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, अग्निवीर मुद्दा है। मैं ये कह रहा हूं आप जो मुद्दे उठा रहे हैं वो मुद्दा है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, वो मुद्दे हैं और मैं उस पर सवाल पूछने की कोशिश करता हूं, लेकिन क्या ये मुद्दे विपक्ष के तौर पर आपका फेलियर नहीं है? सत्ता के तौर पर तो इनका चलिए होगा ही होगा, आप इनमें से कुछ नहीं कर पाए सर, और फिर कहीं आप आ भी नहीं पा रहे इन मुद्दों को लेकर। कहां आए आप इन मुद्दों को लेकर? यही है, मैं हिंदुस्तान की सड़कों में हिंदुस्तान के किसानों के साथ है, हिंदुस्तान के मजदूरों के साथ है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि पूंजीपति आते तो रेड कारपेट क्यों बिछाए जाते हैं, और जो किसान न्याय मांगने थे किले रोपे जाते हैं? रेड कारपेट आपने नहीं बिछाया सर, दीवारें गहलोत सरकार की शुरुआत ही एक रेड कारपेट की वजह से बदनामी से हुई थी।
रेड कारपेट बदनामी का सबब कांग्रेस के लिए बना था इस प्रदेश में, आपको याद होगा भीमराज जी। पूछना चाहता हूं, हमने संस्थान नहीं बेचे थे इस तरह होने पड़े तब सुनिए स्वप्निल जी, इनसे पूछिए डबल स्टैंडर्ड मत अपनाएं। भीमराज जी डबल स्टैंडर्ड भीमराज जी सुनिए ना, राजस्थान में 62,000 करोड़ जिस वक्त आप जिन किसानों की तस्वीर दिखा रहे हैं, उन लोगों की जब मौत हुई थी, वो जब हमारे बीच नहीं रहे, उस वक्त न सत्ता उनके साथ थी न विपक्ष उनके साथ था। विपक्ष अपनी जमीन चुनकर वहां पर खड़ा हुआ था, सत्ता पक्ष अपनी जमीन चुनकर वहां खड़ा हुआ था। किसान अकेले वहां संघर्ष कर रहे थे और उन्होंने बिना किसी के साथ के इन दिनों को देखा है सर। भीमराज जी, पूरा देश इस बात को जानता है। किसानों के साथ थे, कहां थे सर आप? किसानों के साथ गए थे, आपको पता नहीं? अरे कहां थे सर आप? राहुल गांधी तो यात्रा निकाल रहे हैं, उनको दिल्ली जाने के लिए उस यात्रा में से समय निकालने की जरूरत पड़ी, वहीं पे उनको मौजूद होना चाहिए था, कनेक्ट कर जाते किसानों से, नहीं कर पाए। कवरेज कीजिए। अरे सर, मैं आपको एक बात बता दूं, आपको मैं इतने लिंक्स भेजता हूं ना अपनी डिबेट्स के, मैं आपको सारे लिंक्स भेज दूं डिबेट्स के, आप देखेंगे। और आज भी खड़े 26 जनवरी को जब किसान ट्रैक्टर रैली निकाल रहे थे, उन्होंने अकेले ट्रैक्टर रैली निकाली और मैंने उस पर डिबेट किया है सर जी। भीमराज जी, आप उनके साथ साइकिल लेकर भी नहीं थे, मोटरसाइकिल लेकर भी नहीं थे। हम इस बात पे साथ है, आप किसानों को न्याय दीजिए। आपको पता भी है 26 जनवरी को किसान ट्रैक्टर रैली निकाल रहे थे। सुनो, 3 काले कानून वापस लीजिए और अडानी के गोदामों में अनाज भरने से रोकिए। ठीक है कमल भाई, कमल जी मैं आपके पास आ रहा हूँ और आई एम सॉरी मैं थोड़ा सा एग्रेसिव हो गया था, मैं अमूमन इस तरह से होना पसंद नहीं करता हूँ। लेकिन कमल जी मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, करेक्ट मुद्दा उठाकर फायदा ना उठा पाना अभी कांग्रेस के साथ चस्पा हो गया है। दूसरी तरफ बीजेपी नहीं, करेक्ट मैं तो कह रहा हूं साहब, आप करेक्ट मुद्दे उठा रहे हैं, मैं कहां आपको गलत ठहरा रहा हूं भीमराज भाई? मैं कह रहा हूं ये 5,82,000 करोड़ के आपको फायदा नहीं मिलेगा इन सब का सर, नहीं मिल रहा। सोच कर देखिए क्यों। किसी एक राज्य में मिली हार का सही अगर आप लोगों ने आकलन कर लिया होता तो आपको पता चल जाता है कि लोग आपके साथ नहीं जुड़ रहे। कमल भाई कोई बात नहीं, बात तो रखने दीजिए सभी को। नहीं कमल जी, मेरा देखिए, मेरा सवाल बहुत सिंपल सा है। मैं आपसे एक बात कह रहा हूं कि कांग्रेस के पास इश्यूज है जो अच्छी सत्ता को हिला सकती है, लेकिन वो इश्यूज उनके लिए क्लिक नहीं कर रहे। और दूसरी तरफ बीजेपी के पास जो इश्यूज हैं वो चाहे उसको जब मर्जी क्लिक करवा ले जा रहे हैं, जबकि उसमें कुछ गंभीर इश्यूज अभी भी नहीं है जिसको वो अपने सक्सेस के तौर पर दिखा पाए, जो उन्हीं के उठाए हुए थे। नोटबंदी, जीएसटी, नहीं कहां उनके बेसिस पर तो वोट ही नहीं मांगे जाते। कमल जी देखिए, अब जो भी आप नैरेटिव फिक्स करना चाहते हैं चुनाव के लिए, जनता के कौन से मुद्दे उठाना चाहते हैं, जनता किस मुद्दे पे साथ आ सकती है, ये सब रणनीति का हिस्सा है। और ये बात मानते भी हैं कि सरकारें किसी भी समय रहे हो, हर समय महंगाई मुद्दा रहता है, चाहे सरकार कांग्रेस की रहे, बीजेपी की रहे, चुनाव में जाएंगे तो महंगाई एक मुद्दा रहेगा ही रहेगा, बेरोजगारी एक मुद्दा रहेगा ही रहेगा। डिपेंड करता है, और भ्रष्टाचार भी एक मुद्दा रहेगा। डिपेंड करता है कि उसको किस तरीके से नैरेटिव बिल्ड करके जनता के साथ जोड़ के आगे लिया जाता है। याद हो कि जब 2012-11 के अंदर जो मुद्दा भ्रष्टाचार का उठा था, उस नैरेटिव को कितना खूबसूरती से बीजेपी के फेवर में उन्होंने, बीजेपी वालों ने लिया, आरएसएस ने उसका साथ दिया अन्ना आंदोलन में। तो ये सब बातें जो होती है, चाहे अभी जो कृषि आंदोलन है, वाकई विपक्ष को इसका फायदा लेना चाहिए। पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों में जो उनकी वर्कफोर्स है, जो उनकी किसानों की यूनियंस हैं, जो यूनिट्स हैं, उन सबको सड़कों पे ले आना चाहिए था। और इवन राहुल गांधी को तो किसान यात्रा ही कर लेनी चाहिए थी। अगर ये मुद्दा ही इतना जोरदार था, आपको सेना की जवान यात्रा ही कर लेनी थी। तो ये नैरेटिव तो अब अगर ये मार्केट में पड़े हुए हैं, तो अगर ये बनाने हैं, इनको फिक्स करना है और जनता से कनेक्ट करना है, तो ये तो फिर लीडर्स के ऊपर ही है ना, कि वो उनको किस तरीके से जनता से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, अगर कनेक्ट कर लोगे तो यू विल बी सक्सीड। अब सवाल यही है कि मोदी जी के नाम पर ये जो रथ जिसको हरी झंडी जेपी नड्डा ने दिखाई है, वो कोई विजय पथ 2024 का ढूंढ पाता है, या कांग्रेस अपने लिए कोई रास्ता यहां से निकाल पाती है? देखने वाली बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।